राजीव रंजन हमारे साथ बने हैं। राजीव, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं और आज हम क्योंकि मेरा सवाल आपसे यही है, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो हमने देखा था कि देश में एक परिवर्तन की लहर थी, देश की जनता परिवर्तन चाह रही थी। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो देश में धर्म और राष्ट्रवाद की आंधी चल रही थी। इसमें मोदी सरकार ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 2023 हमें लग रहा था जिस तरह से विपक्ष ने बैटिंग करना शुरू किया था और जाति को, जातीय जनगणना को, ओबीसी को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। लग रहा था कि इस बार विपक्ष थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेल रहा है। लेकिन ये तीन मुख्यमंत्री जिस तरह से बीजेपी ने चुने हैं और तीन जातियों को साधने की कोशिश की है, तीन वर्गों को साधने की कोशिश की है, क्या माने कि अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पे आ गई है? राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए रवि, राजनीतिक चर्चाएं के कई कोण होते हैं, उसके कई दृष्टिकोण होते हैं, कई पक्ष होते हैं। मैं आपको बताऊं, आप ये तो इस बात की समीक्षा तो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं कि किन राज्य में किसको मुख्यमंत्री बना के किसका समीकरण साधा गया है, लेकिन इस बात की चर्चा कम हो रही है कि एक राज्य में ब्राह्मण सीएम और दो राज्यों में ब्राह्मण डिप्टी सीएम भी बने हैं। यानी तीनों राज्यों में ब्राह्मण या तो सीएम है या डिप्टी सीएम है। और जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य, अगर उत्तर प्रदेश को भी देख लें तो वहाँ भी एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण है। तो एक इसका पहलू ये भी है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सवर्ण वोटर बीजेपी का कोर वोटर है, इसलिए उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ संघ और भारतीय जनता पार्टी इस बात की शुरुआती दिनों से ये कोशिश करते रहे और हमेशा ये प्रयास उन्होंने किया है कि संघ और संघ तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर सारे समूह, सारे जातियों, सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखे, इसकी कोशिश संघ ने हमेशा की कि बीजेपी में ऐसा दिखे। इसीलिए उन्होंने हर जाति वर्ग को हमेशा प्रतीक के तौर पर ही, लेकिन हमेशा सामने रखा है। अगर आप देखें एसटी सीटों को तो लोकसभा में कुछ 47 ऐसी सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। हालांकि लोकसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन जिन राज्यों में आदिवासी विधानसभा सीटें हैं उसमें उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। और इस पर पिछले 5 वर्षों से लगातार बीजेपी एसटीज के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोशिश कर रही है। जो चाहे द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की बात हो या अभी आप देखिए, आपकी निगाह उधर नहीं जा रही क्योंकि चुनाव नहीं है, झारखंड में रघुवर दास को राज्यपाल उड़ीसा का बनाकर बाबूलाल मरांडी के लिए रास्ता खाली कर दिया गया है पहले ही। और इसी तरह से आप देखें सन 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये अजीब तरह की विडंबना है कि कहाँ एकाध अपवाद को छोड़ दें तो झारखंड में सारे चीफ मिनिस्टर आदिवासी बने और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को आप देखें तो ये पहला आदिवासी मुख्यमंत्री सही तौर पर माने जाएंगे विष्णु शाह, क्योंकि अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री थे उनकी कास्ट को लेकर के विवाद हुआ और वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपको मालूम है रद्द हुआ। तो इस तरह से सीधे तौर पर आदिवासी बैकग्राउंड से आए व्यक्ति को पहली बार राज्य के निर्माण के 23 साल के बाद कमान मिली है। तो ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और राष्ट्रपति बनाने का मैंने आपको बताया है। जहाँ तक भजनलाल शर्मा की बात है, जहाँ तक मोहन यादव की बात है और जहाँ तक विष्णु साव की बात है, देखिए ये बीजेपी में ये जो पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है, अटल आडवाणी युग के जो लोग सेकेंड रैंक लीडरशिप या उनके दौर में जो लोग पुष्पित पल्लवित हुए थे, उनके दौर में जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे थे या महत्वपूर्ण पायदान पर पहुंचे थे और अभी तक बने रहे थे, अब उनको वहां से हटाने और नए लोगों को वहां पहुंचाने का, यानी मोदी अमित शाह की जो बीजेपी है, अब उन लोगों की ताजपोशी का काम शुरू हो रहा है। और ये इस विधानसभा, वैसे तो पहले से भी है, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में सीएम पद पर जो मनोनयन हुआ है, क्योंकि चुनाव तो होता नहीं है कांग्रेस बीजेपी में, मनोनीति किया जाता है, हाईकमान पर्यवेक्षक भेजता है, पर्यवेक्षक राय लेते हैं और विधायकों को भी पता नहीं चलता है जब मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया जाता है। तो ये जितनी विधायक दल की बैठक हुई, एकाध 2 विधायकों ने बताया कि विधायक दल की बैठक में ही विधायकों को पता नहीं चला, बाद में प्रेस के जरिए पता चला कि विधायक दल का नेता कौन चुना गया। तो इस तरह की ये जो प्रैक्टिस है वो 2 तरह के संकेत देती है। जैसा मैंने कहा कि एक तो अटल आडवाणी युग के जो लोग, जो नेताओं ने अपना एक
रास्ता तय किया था, अब उनको रास्ता खाली करने का समय आ गया है। और अब जितने लोग विधानसभा में निपटाए गए हैं, बाकी बचे लोग लोकसभा में निपटा दिए जाएंगे। तो ये अब ये और किसी भी संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है कि नए लोगों को मौका दिया जाए, लेकिन किस तरह से नए लोगों को दिया जाता है और वरिष्ठ या वरिष्ठतम को नज़रअंदाज किया जाता है, क्या ये किसी संगठन के लिए, किसी पार्टी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक होगा? दूसरी बात, ये जो केंद्र का नेतृत्व है, अब ये 3 के 3 जो मुख्यमंत्री हैं, ये बिल्कुल केंद्र की पसंद के तौर पर माने जाएंगे। तो एक अनौपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व इन पर काफ़ी कुछ नियंत्रण और अपनी बात कह पाने में भी कामयाब होगा। क्षेत्रीय छत्रपों के अब भारतीय जनता पार्टी में लाइन लेने की उम्मीद बहुत कम बची है, लेकिन तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। किसी भी पार्टी को, किसी भी संगठन को अपने लिए अपनी भविष्य का रास्ता चुनने का पूरा अधिकार है, फैसले लेने का अधिकार है। देखिए, ये 3 राज्य लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रवि इसलिए है कि इन तीनों राज्यों में 3 सीटों को छोड़कर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अगर ये सरकार, ये नेतृत्व, ये चेहरे ठीक तरीके से अगले 4-5 महीनों में डिलीवर नहीं कर पाए, तो फिर इसका गुस्सा लोकसभा चुनाव में जनता का सामने भी आ सकता है। पाने के लिए इन 3 राज्यों में 3 लोकसभा सीटें हैं, खोने के लिए बहुत सीटें हैं। तो बीजेपी ने बहुत सधे कदमों से ये फैसला उठाया है, लेकिन जब तक शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह को तो विधानसभा स्पीकर बना दिया गया है। अब इन 2 नेताओं का भविष्य क्या होगा, इन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन इससे एक बात तो तय हो गई कि मोदी की लहर में सांसद बनने वाले लोग ये इस दिन के लिए कभी भी तैयार रहे कि उनके साथ कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव में बाकी नेता जो बचे हैं, अब वो आज के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह जब देखेंगे टीवी पर, तो वो लोग जो अटल आडवाणी के दौर में बीजेपी में प्रभावी भूमिका में पहुंच चुके थे, उन्हें अपने भविष्य की चिंता जरूर सताने लगेगी। ठीक है, ये राजीव रंजन का विश्लेषण था।